चलिए आ जाइए, सभी को गुड मॉर्निंग। करण सिंह, राहुल कुमार, संतोष कुमार, तेज प्रताप, देख लीजिएगा सब चीज ठीक है, चल रहा है। चलिए, तो जो भी लोग जुड़ गए हैं, सभी लोग जुड़ गए हैं, तो सभी लोग जुड़ गए हैं तो आप हमको बताइए, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, तत्पश्चात हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग, सभी को मॉर्निंग। 30 तारीख से ऑनलाइन हो जाएगा, 30 तारीख से ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाना शुरू कर दे, देख लीजिए चल रहा है ना। चलिए ठीक है, तब आ जाते हैं। तो हम लोग कल से अपने बैच में आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ कर दिए हैं, और जो हमने आपको आधुनिक भारतीय इतिहास प्रारंभ किया था, उसमें कल के सेशन में पूरा का पूरा हम आपको ये बताए हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास में क्या हमें पढ़ना है, उसका क्या सिलेबस है। साथ ही साथ जो पहला चैप्टर था, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो आधुनिक भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर था, उस पहले चैप्टर को भी हमने पढ़ लिया है। उस पहले चैप्टर को भी जो है हमने पढ़ लिया है, सॉरी हमने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, सॉरी पढ़ नहीं लिया है बल्कि हमने पढ़ना जो है प्रारंभ कर दिया है। और पुर्तगाली कंपनी के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। कई सारी यूरोपीय कंपनी, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तमाम प्रकार की यूरोपीय कंपनियां भारत आई। और ये जो तमाम प्रकार की कंपनियां भारत आई, उन यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले भारत आने वाली जो यूरोपीय कंपनी थी, वह आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम आपको बताना प्रारंभ कर चुके थे। कुछ बातें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर हमने आपके साथ साझा किया है कल के सेशन में। और कल के सेशन में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर जो भी बात हमने आपके साथ साझा की है, उसमें से 2, 4, 5 प्रश्न हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। किस यूरोपीय यात्री के नाम पर अमेरिका नामक देश का नाम अमेरिका पड़ा? इस क्वेश्चन का आप लोग सीधा सा जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो जो प्रश्न हमने आपको पूछा है, उस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। प्रियांशु, प्रंजन, कश्यप, अमेरिगो, अभिनव, भास्कर, एसआई, कमल। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, सब लोग जवाब दे रहे हैं अमेरिगो वेस्पुसी। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी कारखाना कहां खोली? पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी कारखाना कहां खोली? चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी कारखाना कहां खोली? कुन्नूर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, 1505 में। मतलब चीजें आप लोगों को याद है और
भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो पीडीएफ है, पीडीएफ हम आपको एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा दिए थे, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दिए थे। एकदम जबरदस्त पीडीएफ, जबरदस्त कंटेंट जो है हमने आपको उपलब्ध करवाया है। और उस कंटेंट में अगर आप क्लास को कर लेते हैं तो फिर सोना में सुहागे वाली बात हो जाएगी, पानी में आग लगाने वाली बात हो जाएगी। अगर आप उस कंटेंट को तरीके से समझ लेते हैं, उस कंटेंट को अपने पास में रख लेते हैं और साथ ही साथ लेक्चर सुन लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। काफी जबरदस्त कंटेंट है। तो चलिए अब आ जाते हैं। तो देखिए, पुर्तगालियों ने अपनी कारखानाएं खोली। यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। पुर्तगाली ने जो अपनी कारखानाएं हैं वह सबसे पहले कालीकट में खोला, लेकिन कालीकट के कारखाना को जैमोरिन ने बंद करवा दिया था। उस कारखाना का कोई महत्व नहीं रह गया। पुर्तगालियों का जो प्रथम मान्यता प्राप्त कारखाना था वह आपको कोचीन में स्थापित कारखाना, जो कि 1503 ईस्वी में स्थापित हुआ था, वह पुर्तगालियों का प्रथम मान्यता प्राप्त कारखाना था। पीडीएफ अनलॉक नहीं है जी, टेलीग्राम पर तो डाल दिए हैं। अगर मान लिया जाए कि पीडीएफ अनलॉक नहीं है छोटी सिंह जी, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं पीडीएफ को। ऑनलाइन पढ़ने वालों बच्चों की ये हमें किस और बैच में पढ़ने। राहुल जी कोई दिक्कत नहीं है, सब बैच तो चल रहा है, टोटल बैच चल रहा है। ठीक है, टोटल बैच चल रहा है। टेलीग्राम पर तो दे दिए हैं। अमित कुमार चंगार जी, मेरा क्वेश्चन बैंक जो है मार्केट में 15 फरवरी तक आ जाएगा। 15 फरवरी तक एकदम आ जाएगा। तो टेलीग्राम पे डाले हुए हैं, टेलीग्राम पे डाउनलोड करवा करके आप निकलवा लीजिए। टेलीग्राम पर हम स्वयं डाले हैं। आप लोग कैसे बोल रहे हैं, आप लोग स्वयं ये करते हैं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हम स्वयं डाल रहे हैं सब चीज। ऑफलाइन अभी क्लास चल ही नहीं रहा है। आप पीडीएफ नहीं निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो 5 से 7 वाले का सिलेबस पीछे होगा तो उसमें गलती है, विद्यार्थी का गलती है, विद्यार्थी का भी गलती है। उसमें एक तरफा कुछ नहीं होता है, विद्यार्थी का भी गलती है। तो अगर आपने गलती किया है तो सजा तो भुगतना पड़ेगा। हमारा स्टाफ गलती किया है तो हम सजा भुगत रहे हैं ना जी। 3 दिन तक खाना नहीं खाए हैं, आपको पता है, 3 दिन तक हम खाना नहीं खाए हैं। हम कितना डिस्टर्ब रहे हैं, कितना डिस्टर्ब हम हैं, आपको पता भी है, आपको कुछ नहीं पता है। सामने आकर हंसकर पढ़ा देते हैं तो आपको लगता है बहुत बढ़िया है। हम पे क्या गुजर रहा है, कभी हमसे कोई जानने का प्रयास किया है? हम कितना घुटन सा महसूस कर रहे हैं, आपको पता भी है ये सब चीज। चलिए छोड़िए इन चीजों को। जो बीत चुकी है उसको लेकर के, उसको पकड़ के रखे रहने से कुछ नहीं होने जा रहा है। हम बार बार बोलते हैं, आप छात्र हैं, आपका काम पढ़ना है, हम एक टीचर हैं, हमारा काम पढ़ाना है। तो आप पढ़िए, हमको पढ़ाने दीजिए बस, और हम कुछ नहीं चाहते। चलिए आ जाइए अब। तो आपको कारखाना को समझिएगा। और हम तो आपको बता ही देते हैं, अगर आप लॉन्ग टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 10 से 12 बैच वाले छात्र तो लगभग जो है हमसे 6 महीना से जुड़े हुए हैं। 10 से 12 वाले छात्र हमको समझते हैं, हम क्या हैं, हम क्या नहीं है। खैर नहीं भी समझते हैं तो कोई खास बात नहीं है, किसी को समझना इतना आसान नहीं होता है। खैर छोड़िए इन चीजों को, आइए अब अपने टॉपिक पे आइए। देखिए, कारखाना, सामान्य तौर पर जब आपके दिमाग में कारखाना जाता है, फैक्ट्री शब्द जाता है, तो आप क्या सोचते हैं? आप यह सोचते हैं
कि फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब वहां पर उत्पादन हो रहा होगा वस्तुओं का, वहां पर जो है वस्तुओं का उत्पादन हो रहा होगा। आपके दिमाग में यह बात सीधे तौर पर जाता है, आपके दिमाग में यह बात जो है सीधे तौर पर जाता है। ठीक है, कारखाना है तो कारखाना में जो है वस्तुओं का उत्पादन होगा, लेकिन यूरोपीय कंपनियों के द्वारा जो कारखाना खोली गई थी वो कोई उत्पादन का केंद्र नहीं था। यूरोपीय कंपनियों के द्वारा जो कारखाना खोली गई थी वह कोई वो कोई उत्पादन का केंद्र नहीं था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कारखाना खोला था, उस कारखाना में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था। पुर्तगालियों ने जो कारखाना खोला था, उस कारखाना में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता था। मतलब पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित कारखाना उत्पादन का केंद्र नहीं था। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कारखाना उत्पादन का केंद्र नहीं था, उत्पादन का केंद्र नहीं था। ठीक है, उत्पादन का केंद्र नहीं था। तो जब कारखाना वस्तुओं के उत्पादन का केंद्र नहीं था तो आखिरकार कारखाना था क्या? तो जो कारखाना था वह एक प्रकार का भंडार गृह था, वह एक प्रकार का भंडार गृह था, वह एक प्रकार का भंडार गृह था। मतलब वहां पर चीजों को इकट्ठा किया जाता था, वहां पर कच्चे माल को इकट्ठा किया जाता था, वहां पर कच्चे माल को इकट्ठा किया जाता था, भंडारण किया जाता था, एकत्रित किया जाता था। तो पुर्तगालियों द्वारा या यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित कारखाना उत्पादन का केंद्र नहीं था, बल्कि वो एक प्रकार का भंडार गृह था, बल्कि वो एक प्रकार का जो है भंडार गृह था, वह एक प्रकार का भंडार गृह था। और जो कारखाना होता था, कारखाना के संदर्भ में आप ये बात कह सकते हैं कि जो कारखाना होता था वह जो है एक किलाबंद, समझिए किलाबंद मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ एक क्षेत्र होता था, जिसमें कार्यालय होते थे, ऑफिस होते थे, कंपनी के लोगों को रहने के लिए घर होते थे, कंपनी के लोगों को रहने के लिए घर होते थे, और वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक गोदाम होता था, वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक गोदाम होता था। मतलब यूरोपीय कंपनियों के द्वारा जो भारत में कारखाना खोला गया था, वह कारखाना उत्पादन का केंद्र नहीं था, बल्कि वह एक प्रकार का भंडार गृह था, बल्कि वह एक प्रकार का भंडार गृह था, वह एक प्रकार का भंडार गृह था। दूसरी बात, कारखाना के विषय में हम यह कह सकते हैं कि जो कारखाना था, कारखाना की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का किलाबंद क्षेत्र था, और इस किलाबंद क्षेत्र में एक तो कार्यालय होता था, कार्यालय के बाद यानी ऑफिस होता था, कार्यालय के बाद दूसरा जो है आपको कंपनी के व्यापारियों के रहने हेतु, कंपनी के व्यापारियों के रहने हेतु, कंपनी के अधिकारियों के रहने हेतु आवास होता था, और वस्तुओं को एकत्रित करने हेतु गोदाम होता था, वस्तुओं को जो है एक जगह रखने हेतु गोदाम होता था। आखिरकार कारखाना इस प्रकार का हो, यह चीज पुर्तगालियों ने किस देश से सीखा था? यह चीज पुर्तगालियों ने किस देश से सीखा था? तो यह चीज पुर्तगालियों ने इटली से सीखा था, इटली। अगर आप नोट का पहला पेज पढ़े होंगे तो उसमें एक लाइन है आपको, और लाइन यह है कि जब तक पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश
ये सभी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना नहीं हुई थी, तब तक यूरोप के बाजार पर व्यापारिक तौर पर एकाधिकार जिस देश का था वह इटली था। मतलब जब तक पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनी की स्थापना यूरोप के भीतर नहीं हुआ था, तब तक यूरोप के बाजार पर व्यापारिक एकाधिकार इटली का हुआ करता था। और इटली ने जो यूरोप के अलग अलग शहरों में अपना कारखाना खोल रखा था, वह कारखाना उत्पादन का केंद्र नहीं बल्कि भंडारगिरी हुआ करता था। इटली से ही सीख करके पुर्तगालियों ने एक ऐसी कारखाना बनाई, एक ऐसी फैक्ट्री बनाई जो उत्पादन के केंद्र नहीं बल्कि भंडारण के केंद्र हुआ करते थे। एकदम स्पष्टता पूर्वक इस बात को आप क्लियर कट वे में याद रखिएगा। और बीएल ग्रोवर जैसे बुक पढ़ेंगे, स्पष्ट तौर पर यह बात जो है आपको लिखा हुआ है। तो कारखाना के विषय में हमने आपको बताया है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। लेकिन कारखाना के विषय में हमने आपके नोट में स्पष्ट नहीं किया है। हम कितना भी बेहतरीन से बेहतरीन नोट लिख करके दे देंगे, लेकिन फिर भी उसमें 2, 4, 5, 10 पॉइंट हम छांट करके रखेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जिसके परीक्षा में आने की संभावना काफी अधिक होती है। यह यूरोपीय कारखानों के संदर्भ में डीपेस्ट पॉइंट है। यहां से भी परीक्षा प्रश्न पूछ दिया है। एसएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप नीचे से नोट डाउन कीजिएगा। बायोलॉजी का झूठ बोल रहा है, 7 और 8 बोल रहा है, 7 और 8। सारा का वीडियो अपलोड है। अमरजीत कुमार बायोलॉजी का क्लास 7 और 8 का वीडियो एप्लीकेशन से डिलीट नहीं हुआ है, एप्लीकेशन पर अपलोड है। ठीक है, मुन्नी कुमारी फिर से समझाइए, क्या समझाएं इसमें आप बताइए। सौरभ शर्मा थर्ड बैच जो है आपको 30 जनवरी से चलेगा, 30 जनवरी से चलेगा। समझ गए हैं? अब आप लिखिए। हाँ सही बोल रहे हैं, कमेंट देखने में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। विष्णु आर्या जी, जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। हम क्या है, हमको पता है ना जी, हम अपने नजर में ठीक है ना, बस हो गया। ठीक है, दुनिया हमको गाली दे, दुनिया हमको शैतान कहे या जो भी कहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने नजर में ठीक है, बस इतना मेरे लिए काफी है। समझ गए? बस और कुछ नहीं कहेंगे। तो नीचे सब आप लिखिएगा। 10 से 12 एसआई बैच है ये, 10 से 12 एसआई बैच है ये। और 10 से 12 एसआई बैच में बायोलॉजी का सारा वीडियो अपलोड है। आप किस बैच की बात कर रहे हैं, हमको दूसरे बैच से कोई लेना देना नहीं है। 10 से 12 बैच में अपलोड है, मतलब अपलोड है। अपलोड है ना जी? हाँ अपलोड है। 10 से 12 बैच में सब चीज अपलोड है। ठीक है, अब लिखिए, अब लिखिए, अब लिखिए आप कारखाना लिखिएगा। कारखाना, कारखाना या फैक्ट्री, कारखाना या फैक्ट्री लिखिएगा आप। कारखाना या फैक्ट्री, कारखाना या फैक्ट्री लिखिएगा। कारखाना या फैक्ट्री लिखिएगा डैश देकर। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कारखाना, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित कारखाना उत्पादन का केंद्र नहीं था, उत्पादन का केंद्र नहीं था, उत्पादन का केंद्र नहीं था, बल्कि यह बल्कि यह बल्कि यह बल्कि यह बल्कि यह
भंडारण का केंद्र था, बल्कि यह भंडारण का केंद्र था, बल्कि यह भंडारण का केंद्र था, बल्कि यह भंडारण का केंद्र था। फुल स्टॉप। उससे आगे कंटिन्यू होइएगा। कारखाना एक किलाबंद क्षेत्र होता था, उसी में कंटिन्यू। कारखाना एक किलाबंद क्षेत्र होता था। कारखाना एक किलाबंद क्षेत्र होता था, जिसमें कारखाना एक किलाबंद क्षेत्र होता था, जिसमें कारखाना एक किलाबंद क्षेत्र होता था, जिसमें कार्यालय, आवास और गोदाम, जिसमें कार्यालय, आवास और गोदाम, जिसमें कार्यालय, आवास और गोदाम होते थे। कार्यालय, आवास और गोदाम होते थे। फुल स्टॉप। इस प्रकार के कारखाना, इस प्रकार के कारखाना स्थापित करने की पद्धति, इस प्रकार के कारखाना स्थापित करने की पद्धति पुर्तगालियों ने इटली से सीखा था। पुर्तगालियों ने इटली से सीखा था। पुर्तगालियों ने इटली से सीखा था। 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 अंकित कुमार जी एकदम कंप्लीट होगा। और अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जिम्मेवारी है, समझ गए? तो आप लोग एकदम टेंशन। हाँ, गोदाम टाइप का, जहां पर वस्तु एकत्रित होगा, वस्तु जमा होगा। हाँ, एफसीआई गोदाम। हाँ, एफसीआई गोदाम टाइप का। ठीक है, एफसीआई गोदाम टाइप का। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब हम लोगों को जो आगे पढ़ना है, हम लोगों को आगे क्या पढ़ना है, तो हम लोगों को आगे पढ़ना है आपको पुर्तगाली वायसराय या पुर्तगाली गवर्नर के विषय में जो है हम लोगों को पढ़ना है। गवर्नर कहिए या वायसराय कहिए, दोनों एक ही बात है। तो पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे। वास्को डी गामा तक जो है हम लोग पढ़ लिए थे कल के सेशन को, अगर आप याद करेंगे तो पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय तक जो है चीजों को हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग चीजों को यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। पुर्तगाली गवर्नर वायसराय से चीजों को आगे करते हैं। क्या उससे पहले हम लोग पढ़ लिए हैं ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं ना है? वहां तक आपने नोट को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? तो अगर आपने नोट को नहीं पढ़ा है वहां तक, तो आपको नोट को जो है निश्चित तौर पर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलिए सब लोग ऑफलाइन आइए। क्लास ऑफलाइन खुल जाएगा तो सब लोगों को ऑफलाइन आना है क्लास। ठीक है, ऑफलाइन 30 जनवरी से खुल जाएगा और एक नया बिल्डिंग भी खड़ा कर दिए हैं। देखिए थोड़ा सा हम यहां पे बात कर लेते हैं। देखिए हमारे पीछे जो है, हम आपको एक बात स्पष्टता पूर्वक बता देते हैं। जब हम पढ़ाने लगते हैं, जब हम स्टेज पे होते हैं, तो स्टेज पर हम हॉर्टली बोलते हैं। चाहे हम कुछ भी बोल दे, विद्यार्थी को कुछ भी बोल दे, हॉर्टली बोलते हैं। कुछ भी ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं। देखिए लोग आपके सीधापन का फायदा उठाता है। तो मेरे सोचने का तरीका थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मेरे मन में जो है हम वो बात बोल देते हैं, और यह चीज लोगों को रास नहीं आता है। सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीज वायरल हो जाता है,
हर चीज लोगों को मालूम हो जाता है कि हम क्या है, हम क्या नहीं है। खैर, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आप छात्रों से एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारे पीछे जो है एक बहुत बड़ी शक्ति हमें बर्बाद करने को लग चुकी है। एक बहुत बड़ी शक्ति लग चुकी है। खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम क्षमतावान हैं, कैपेसिटी है हम में कि हम उस षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए आपके पढ़ाई को किसी भी सिचुएशन में डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। और एक भीड़, एक इन चीजों का कारण जो है भीड़ है। देखिए, संस्थान, जब हम भी बहुत गहराई से जाकर के चीजों को सोचे, आप लोग सुनिए चीजों को, जब हम भी बहुत गहराई से जाकर चीजों को सोचे, तब हमको पता चला बिहार दरोगा पहला बैच बन गया, ठीक है, चल रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेकेंड बैच बन गया, वह भी चलने लगा, ठीक है। जो थर्ड बैच है ना, लोगों के आंखों में थर्ड बैच, तीसरा बैच इस प्रकार से बैठ गया है, उसको लगा पता नहीं कितना बैच ये खोल देगा। और थर्ड बैच सभी समस्या का एक कारण बन गया है। सभी समस्या का एक कारण जो है थर्ड बैच बन गया है। भीड़ तो लगभग हर बैच में वैसा ही है। तीन बैच क्या, चौथा बैच आएगा, पांचवा बैच आएगा, छठा बैच आएगा, ऐसा बहुत सारा बैच आएगा। कितना बैच आएगा वो हमको भी नहीं पता है। लेकिन हम अपने काम में विश्वास करते हैं। आप छात्र भी अपने काम में विश्वास कीजिए। आप मेरे पास पढ़ने के लिए आए हैं, आपको बस पढ़ाई मिलनी चाहिए और हमको बस पढ़ाना मिलना चाहिए। जो भी षड्यंत्र है, सब षड्यंत्र बेनकाब होगा। सत्य कभी छुपता नहीं है। कितना भी कुछ कर लीजिएगा, सत्य नहीं छुपता है। तो हम एक और सेंटर खोलने जा रहे हैं भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। इस प्रकार की घटनाएं ना हो, कंट्रोवर्सी ना हो, चीजों से उलझना नहीं है। चीजों का सामना करते हुए, षड्यंत्रों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। षड्यंत्रों का सामना करते हुए जो है आगे बढ़ना है। जब आप रिजल्ट पे काम करते हैं ना, तो बहुत सारी कठिनाइयां आपको आपके सामने आता है। और वही फेंकू वाला काम करेंगे ना, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाला है। लेकिन जो वास्तविक चीज है रिजल्ट, हम रिजल्ट पे काम करते हैं। लोगों की घबराहट सिर्फ इस बात से है, रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। रोशन आनंद मतलब रिजल्ट, ज्ञान बिंदु मतलब रिजल्ट, बिट्टू झा मतलब रिजल्ट, मतलब रिजल्ट, जो कि मूल चीज है। इसलिए कितना भी बड़ा षड्यंत्र हमारे पीछे लग जाए, हम कभी टूटने वाले नहीं है, क्योंकि हमने जमीनी स्तर पर रह करके रिजल्ट पर काम किया है। और विद्यार्थी को विश्वास है रोशन आनंद, बिट्टू झा पर कि अगर वहां जाएंगे तो रिजल्ट दिलवाएंगे सर। हम आपके विषय में बहुत सोचते हैं, समझ गए। हमको तो हमारे जान तक को अभी खतरा है, आप इतना विश्वास कीजिए। पता नहीं हमको क्या कर दे, कहना मुश्किल है, लेकिन हम स्वयं भी अपने आप को भी बचा रहे हैं और आपकी पढ़ाई को भी कंटिन्यू करवा रहे हैं। जब से रूम पे सेटअप लगा है, रविवार से आप देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार डेली हम अपना भी क्लास आपके बैच में लगा रहे हैं, बिट्टू सर का भी क्लास लगा रहे हैं, ताकि जो चीजें डिस्टरबेंस पैदा की है, आपका क्लास पीछे हुआ है, उन चीजों को जो है फिर से हम ये कर सके। समझ गए। तो थर्ड बैच भी एकदम कंट्रोवर्सी नहीं होने देंगे जी, आप हम पे विश्वास कीजिए। छात्र हमारा जीवन है, हम छात्र के लिए सब चीज करने के लिए तैयार हैं। ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे कि षड्यंत्र भी बेनकाब हो जाएगा। और संस्थान में बेहतर व्यवस्था बनाने को लेकर आपके मन में अगर कोई सुझाव है तो आप हमें निश्चित तौर पर सुझाव दें। आप सभी के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपना सुझाव दें, ताकि
चीजों को बेहतर किया जा सके आपके सहयोग से। हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमको सहयोग कीजिए, बस सुझाव दीजिए कि क्या और होना चाहिए ताकि संस्थान की बेहतर व्यवस्था हो जाए। और पढ़ाई को लेकर के आप बेफिक्र रहिए। सैकड़ों की संख्या में हमारे छात्र राजगीर में है, थाना में है। हर चीज को बारीकी से लेते हुए हम चीजों को वहां तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब ये बात हुआ। अब जो है, अब आगे आ जाइए। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय। अगर हम पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है फ्रांसिस्को दी अल्मोरा या अल्मीरा। फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। सबसे पहला नाम जिस पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का आता है वह है आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। 1505 से लेकर 1509। देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपको पुर्तगाली कारखाना है, पुर्तगाली कारखाना 1503 में भारत में खोल दिया गया। पुर्तगाली कारखाना मसालों के व्यापार पर एकाधिकार को लेकर खोल दिया गया। फिर व्यापार होने लगे भारत में। जब पुर्तगाली व्यापार होने लगे तो उस व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1505 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद आया। और जो पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद आया, इस पद पर सर्वप्रथम फ्रांसिस्को दी अल्मीरा बैठे। मतलब प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो है आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीरा बना। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन बना? फ्रांसिस्को दी अल्मीरा बना। ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने भारत में पुर्तगाली सत्ता के विस्तार को लेकर जो नीति अपनाई है उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। उसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी इन्हीं के द्वारा अपनाया गया था। ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इन्होंने, अल्मीरा ने जो हिंद महासागर, देखिए पुर्तगाली यहां से, यहां पर पुर्तगाल है, अटलांटिक महासागर होते हुए, पुर्तगाली हिंद महासागर होते हुए भारत पहुंचा। तो अल्मीरा ने भारत के दक्षिण में जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, इस हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किया, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया। ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके तहत हिंद महासागर पर अपना संप्रभुत्व स्थापित करना अल्मीरा का काम था। और अल्मीरा ने ऐसा किया। अल्मीरा ने संपूर्ण हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1508 ईस्वी में महाराष्ट्र के चोल नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ है
जिसे इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है, जिसे इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है, जिसे इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है। ये आप देखेंगे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है ये। महाराष्ट्र को जब आप मानचित्र पर देखेंगे तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है आपको अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, और अरब सागर भी हिंद महासागर का ही एक पार्ट है। अरब सागर के तट पर स्थित महाराष्ट्र के चोल नामक स्थान पर 1508 ईस्वी में एक युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में चोल का युद्ध कहा जाता है। और यह जो चोल का युद्ध है, यह पुर्तगाली नौसैनिक बेड़ा और मिस्र के नौसैनिक बेड़ा, मिस्र के नौसैनिक बेड़ा, पुर्तगाली के पास एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था, एक जहाज था, एक जहाज की कई जहाज थे, शक्तिशाली नौसैनिक थे। मिस्र के पास भी शक्तिशाली नौसैनिक थे। इस चोल के युद्ध में एक तरफ पुर्तगाली नौसैनिक लड़ रहे थे, दूसरे तरफ मिस्र के नौसैनिक लड़ रहे थे। और ध्यान रहे, इस चोल के युद्ध में मिस्र का मदद गुजरात के लोगों ने किया था। भारत के गुजरात के लोगों ने मिस्र का मदद किया था, जिस वजह से इस चोल के युद्ध में मिस्र की जीत हुई, पुर्तगाल की हार हुई। चोल का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चोल का युद्ध प्रथम युद्ध है जिसमें हिंद महासागर के एरिया में पुर्तगाली पराजित हुआ। चोल के युद्ध में पुर्तगालियों की हार हिंद महासागर में उसकी पहली पराजय है। इससे पहले हिंद महासागर पर कब्जा करने को लेकर जो पुर्तगाली युद्ध लड़ रहे थे, उसमें पुर्तगाली किसी से पराजित नहीं हुआ था। पहली बार चोल के युद्ध में पराजित हुआ। जब अल्मीरा चोल के युद्ध में पराजित हो गया तो इन्हें वापस पुर्तगाल बुला लिया गया और इनके स्थान पर अगला पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बनाकर अल्बुकर्क को भेजा गया। तो जो द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क एज पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक रहा। 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक जो है आपको अल्बुकर्क रहे। अब अल्बुकर्क के विषय में जानेंगे, लेकिन नोट में आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीरा के विषय में लिखा हुआ है, लेकिन नीचे से जो है चोल के युद्ध के विषय में आप लिखिए। तो यहां पर तो मंजीत जी हम आपको बता ही रहे हैं कि पुर्तगाली और मिस्र के बीच हुआ था। मिस्र का साथ गुजरात के लोगों ने दिया था। गुजरात के शासक गुजरात के लोगों ने दिया। गुजरात के लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि गुजरात के शासक मिस्र के साथ था, इसलिए। तो यह बात तो हम आपको स्पष्टता पूर्वक क्लियर कर ही रहे हैं, ठीक है। समझ गए? तो अब नीचे से जो है क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेंगे सर। अभी पढ़िए ना, अभी तो पढ़ा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखेंगे, ठीक है। तो नीचे से एक हेडिंग मारिएगा, चोल का युद्ध। लिखिएगा। यह युद्ध 1508 ईस्वी में, चोल का युद्ध
हाँ, तो पारसमणि जी जो नोट में नहीं लिखा हुआ वो चीज तो हम नोट में लिखा ही देते हैं। तो नोट में जो भी नहीं है वो चीज तो हम आपको लिखा ही देते हैं। आप लिखिए ना, लिखिएगा, जितना जरूरी है उतना हम आपको लिखा देते हैं। चोल का युद्ध, यह युद्ध 1508 ईस्वी में पुर्तगाली और मिस्र के बीच हुआ। 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 इस युद्ध में मिस्र का साथ गुजरात के शासक ने दिया। इस युद्ध में मिस्र का साथ गुजरात के शासक ने दिया। इस युद्ध में मिस्र का साथ बता रहे हैं, आगे क्लियर कर रहे हैं। इस युद्ध में मिस्र का साथ गुजरात के शासक ने दिया था, जिस वजह से इस युद्ध में जिस वजह से इस युद्ध में मिस्र की जीत हुई। मिस्र की जीत हुई, फुल स्टॉप। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार। 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 पुर्तगालियों की हार। हार हिंद महासागर में 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 पहली हार थी। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार हिंद महासागर में उसकी पहली हार थी। देखिए, यहां पर चोल के युद्ध में अल्मीरा हार गया, और जब चोल के युद्ध में अल्मीरा हार गया तो इसके बाद अल्मीरा फिर से अपनी नौसैनिकों को तैयार किया, और फिर से अल्मीरा ने मिस्र की सेना, मिस्र, तुर्की और गुजरात, मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को अल्मीरा ने पराजित किया। अल्मीरा ने पराजित किया और हिंद महासागर में अपने आप को सर्वोच्च रूप में स्थापित किया। हिंद महासागर में अपने आप को सर्वोच्च रूप में स्थापित किया, सर्वोच्च रूप में स्थापित किया। और इसलिए भी जो इतिहासकार है वो पुर्तगाली को हिंद महासागर या सागर का स्वामी कहा है। सागर का स्वामी कहा है। सागर का स्वामी कहा है। आशा करते हैं अब यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, अल्बुकर्क भारत के भीतर द्वितीय यानी दूसरा पुर्तगाली वायसराय बना। दूसरा पुर्तगाली वायसराय बना। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। अब इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? प्रश्न ये उठता है।
इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के भीतर एक बड़े एरिया को जीतकर, भारत के एक बड़े एरिया को जीतकर वहां इन्होंने पुर्तगालियों की सत्ता को स्थापित किया, पुर्तगाली की सत्ता को स्थापित किया। इसलिए इन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने इन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया और गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जीत लिया। गोवा के ऊपर यूसुफ आदिल शाह का अधिकार था। जो गोवा था, गोवा के ऊपर जो है यूसुफ आदिल शाह का अधिकार था। गोवा के ऊपर जो यूसुफ आदिल शाह का अधिकार था, जो कि बीजापुर के शासक थे, बीजापुर के शासक, भारतीय शासक को इन्होंने पराजित किया और उनसे एक बड़ा एरिया जीत लिया, जिस कारण इन्हें भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दूसरी बात, इन्होंने पुर्तगाली सैनिकों को, पुर्तगाली पुरुषों को प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय स्त्री के साथ विवाह कीजिए। इन्होंने पुर्तगाली लोगों को प्रोत्साहित किया, पुर्तगाली लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय स्त्री के साथ विवाह कीजिए, भारतीय स्त्री के साथ विवाह कीजिए, भारतीय स्त्री के साथ विवाह कीजिए। और इनके प्रोत्साहन के कारण पुर्तगाली सैनिक, पुर्तगाली लोग, पुर्तगाली व्यापारी भारतीय स्त्री के साथ विवाह किया। और जब भारतीय स्त्री के साथ विवाह किया तो वैवाहिक संबंध पुर्तगाली और भारतीयों के बीच स्थापित हुआ। तो इससे पुर्तगाली और अधिक शक्तिशाली हो गया, और अधिक शक्तिशाली हो गया। इन्होंने अपने शासन के शुरुआती दौर में ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू रखा और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का अनुसरण करते हुए हिंद महासागर के पूर्वी भाग में स्थित, हिंद महासागर के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मलक्का, यहां पर मलक्का है, मलक्का पर 1511 ईस्वी में कब्जा कर लिया, मलक्का पर 1511 ईस्वी में कब्जा कर लिया। फिर इधर फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह को जीत लिया, हारमुज बंदरगाह, फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज बंदरगाह को जीत लिया, हारमुज बंदरगाह को जीत लिया। मतलब जो हिंद महासागर की सीमा थी, हिंद महासागर के पूर्वी सीमा, उत्तरी पूर्वी सीमा, उत्तरी पश्चिमी सीमा, यानी पूरे हिंद महासागर पर इन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसे तो हिंद महासागर के अधिकतर भूभाग पर अल्मीरा ही कब्जा कर चुका था, लेकिन अल्मीरा के कब्जा करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचा हुआ एरिया था, उस थोड़े बहुत बचे हुए एरिया को ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत अल्बुकर्क ने कब्जा कर लिया। पूरा का पूरा हिंद महासागर, पूरा का पूरा हिंद महासागर पुर्तगालियों के अधीन आ गया, पुर्तगालियों के अधीन आ गया, पुर्तगालियों के अधीन आ गया। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर अल्बुकर्क था, कितना साम्राज्यवादी था,
भारत में साम्राज्य का विस्तार किया, हिंद महासागर में साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, हिंद महासागर में साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। ये तमाम प्रकार के चीज कर रहे हैं। और दूसरी बात आप इसको भी समझिएगा कि जब इन्होंने भारतीय स्त्री से विवाह करने को अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया, तो अब भारतीय स्त्री पुर्तगालियों से विवाह करने में संकोच कर रही थी, और भारतीय स्त्री पुर्तगालियों से विवाह करने में संकोच कर रही थी, जिस कारण उन्होंने, अल्बुकर्क ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। सती प्रथा को भारत के भीतर पुर्तगाली साम्राज्य जहां भी था, भारत के भीतर पुर्तगाली साम्राज्य जहां भी था, जहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था, भारत के वैसे क्षेत्र जो पुर्तगालियों के अधीन थे, भारत के वैसे क्षेत्र जो पुर्तगालियों के अधीन थे, उस पुर्तगाली क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। उस पुर्तगाली क्षेत्र में इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। सती प्रथा का अंत कर दिया यानी इन्होंने कहा कि अगर कोई भारतीय स्त्री पुर्तगाली व्यक्ति से विवाह करता है तो उसके लिए सती प्रथा वैध नहीं रहेगा, उसके लिए सती प्रथा वैध नहीं रहेगा, क्योंकि हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, हम सती प्रथा का अंत करते हैं, हम यूरोपीय हैं, हम पुर्तगाली हैं, हम सती प्रथा को मानने वाले नहीं हैं, हम सती प्रथा को मानने वाले नहीं हैं, हम ईसाई हैं और ईसाई धर्म में सती प्रथा नहीं है। अगर कोई भारतीय स्त्री पुर्तगाली सैनिक से विवाह करती है तो उसके ऊपर सती प्रथा लागू नहीं होगा। और जान किसको प्यारा नहीं है? आप हो, हम हो या कोई भी हो, अपनी जान हर किसी को प्यारा होता है, हर किसी को प्यारा होता है जान। तो भारतीय स्त्री को लगा कि कहीं ना कहीं इसको प्रथा से तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए भारतीय स्त्रियों ने पुर्तगालियों के साथ विवाह करना शुरू कर दिया। भारतीय स्त्रियों ने पुर्तगालियों के साथ विवाह करना शुरू कर दिया और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अल्बुकर्क ने भारत में सती प्रथा का अंत किया है। और अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में सती प्रथा का अंत करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। और राजा राम मोहन राय से पहले सती प्रथा का अंत भारत के पुर्तगाली साम्राज्य के अंतर्गत सती प्रथा का अंत किसने किया? तो जो है आपको अल्बुकर्क ने किया, जिस वजह से अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। अल्बुकर्क को राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी, राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है, पूर्वगामी कहा जाता है। और अल्बुकर्क की जो मजार है वह आपको गोवा में है। कहां है अल्बुकर्क की मजार? गोवा में है। यह आपको अल्बुकर्क के विषय में हुआ। अब नोट में एक लाइन जो है लिखा गया है जो कि गलत है, उसको आप थोड़ा सा सुधार कीजिएगा तो नोट में अल्फांसो दी अल्बुकर्क को आप देखिएगा और अल्फांसो दी अल्बुकर्क में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लाइन, जो पांचवा लाइन है, इसने पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा बंद करा दिया था। ठीक है, इसने पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा बंद करा दिया था, फुल स्टॉप। यहां तक ठीक है। इस प्रकार अकबर के पश्चात इस नीति को लागू करने वाला द्वितीय व्यक्ति थे। इसको गलत कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा आप, इस प्रकार अकबर के पश्चात इस नीति को लागू करने वाला द्वितीय व्यक्ति, यहां तक काट दीजिएगा, यहां तक जो है आप काट दीजिएगा। ठीक है, यहां तक काट दीजिएगा आप, यहां तक काट दीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5, पांचवा लाइन, इसने पुर्तगाली प्रभाव क्षेत्र में सती प्रथा बंद कर दिया, यहां तक सही है।
यहां तक सही है। इस प्रकार अकबर के पश्चात इस नीति को लागू करने वाला द्वितीय व्यक्ति, इसको काट दीजिएगा, इसको पूरा काट दीजिएगा। ठीक है, जैसे कोई लाइन है काट दीजिएगा हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसको जो है ऐसे कर दीजिएगा, मतलब ये गलत है। ठीक है, मतलब ये क्या है, गलत है। और उसके आगे लिखा हुआ है उसमें कि इसको राजा राम मोहन राय का अग्रगामी कहा जाता है, ये सही है। उसी लाइन में आगे लिखा हुआ है इसको राजा राम मोहन राय का अग्रगामी कहा जाता है, ये सही है। ठीक है, समझ गए हैं। इस प्रकार से जो है अल्बुकर्क आपका समाप्त हो गया। नोट हम आपको दे चुके हैं, विकेश जी काहे लिखवा दे, लिखवाने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हम आपको नोट नहीं देते तब ना हम आपको लिखवाते, जब हम आपको नोट दे दिए हैं तो लिखवाने का क्या सवाल है, हमको तो नहीं लगता है लिखवाना चाहिए ना। ठीक है, चलिए, तो ये जो है आपको अल्बुकर्क के विषय में हुआ। अल्बुकर्क, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अल्बुकर्क ने, जब अल्बुकर्क की हम बात करें तो जब अल्बुकर्क ने 5 लाइन लिखवा दीजिए। अरे इसमें लिखवाना क्या है, जो लाइन है आपके पास है नोट, तो आप समझ काहे नहीं रहे हैं चीजों को, हे भगवान। ठीक है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क में 1 2 3 4 5, पांचवा लाइन में इसने पुर्तगाली प्रभुत्व क्षेत्र में सती प्रथा बंद करा दिया, सही है। इस प्रकार अकबर के पश्चात इस नीति को लागू करने वाला द्वितीय व्यक्ति था, यह गलत है, इसको काट देना है और जैसे बोले हैं वैसे कर देना है। और इसको राजा राम मोहन राय का अग्रगामी कहा जाता है, यह सही है। ठीक है, यह सही है। ठीक है, चलिए, और एक बात और जो बात नोट में नहीं है, एक चीज और यह है कि आपको जो है ब्लू वाटर पॉलिसी था, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया, यह बात नोट में नहीं है, इसको आप लिख लीजिएगा। अग्रगामी या पूर्वगामी दोनों एक ही बात है अविनाश जी, अग्रगामी या पूर्वगामी दोनों एक ही बात है। ठीक है, नीचे से लिख लीजिएगा एक लाइन, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत, 1 मिनट रुक जाइए, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया। ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया, ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत अल्बुकर्क ने किया। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पुर्तगाली वायसराय हुए या गवर्नर हुए, उनका नाम नीनो दी कुन्हा था, नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा। ये जो आपको रहे हैं 1529 से 1538, 1529 से 1538, नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा जो पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय के पद पर रहे हैं 1529 से 1538, 1529 से 1538। अल्बुकर्क के बाद और भी कई सारे वायसराय या गवर्नर बने, लेकिन उनका कोई खास महत्व नहीं है। इसके बाद जो अगले पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बने, उनका नाम नीनो दी कुन्हा है, नीनो दी कुन्हा है। नीनो दी कुन्हा भी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था, एक साम्राज्यवादी व्यक्ति था। इन्होंने 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य का राजधानी बनाया। शुरुआती दौर में पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी, तो कोचीन ही पुर्तगाली साम्राज्य का एक केंद्र बिंदु हुआ करता था, कोचीन ही पुर्तगालियों की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन जब नीनो दी कुन्हा पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बने, तो उन्होंने
1530 ईस्वी में कोचीन के जगह गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बनाई। इन्होंने, देखिए हुआ क्या था, अब इस समय तक मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमने आपको पढ़ाया है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में हमने आपको बताया है कि जो आपको मुगल वंश है, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से हुई। प्रथम मुगल बादशाह बाबर 1526 से 1530, द्वितीय मुगल बादशाह हुमायूं 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556, पुनः 1555 से 1556। ठीक है, नोट में थोड़ा बहुत छूट गया है जो हम लिखा रहे हैं। ठीक है, जो हम लिखा रहे हैं ऋतुराज जी, उस चीज को समझिए। नोट में कहां क्या है नहीं है हम करवा रहे हैं ना, हम नोट आपको बता रहे हैं ना, कहां पे गलती है, कहां पे एरर रह गया है, सब चीज तो हम सुधरवा रहे हैं। सिर्फ आप हमको फॉलो कीजिए ना, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आपको कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। नोट हमने लिखा है, हमें पता है किस लाइन में कहां पर क्या छूट गया है, कौन बात हमने नोट में नहीं दिया है, कौन बात हमने नोट में दिया है, सारी बातें हमें पता है। तो आपको एकदम से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, हम आपको बता रहे हैं ना, आप काहे परेशान होते हैं, सिर्फ हमको फॉलो कीजिए ना। आप नोट रखिए, लेक्चर को सुनिए, हमको फॉलो कीजिए, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते रहिए। अब सनंत कुमार पूछ रहा है सर ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, तो हम आपको बता चुके हैं, क्लास पीछे जाकर के अपना देखिए कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था समझ गए, बता चुके हैं, आप बार बार थोड़े बताएंगे। चलिए ठीक है, अब दूसरी बात आप समझिएगा कि निनोदी कुन्हा 1503 में कोचीन के जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया, कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया और फिर शासन प्रशासन ये करने लगे। इनका जो शासन काल है 1529 से 1538। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि निनोदी कुन्हा के समय मुगल बादशाह कौन रहे होंगे, तो निनोदी कुन्हा के समय जो मुगल बादशाह थे वे आपको हुमायूं थे। जो हुमायूं का शासन काल है 1530 से 1540 और पुनः 1555 से 1556 हुमायूं का शासनकाल है, समझ गए, हुमायूं का शासनकाल है। तो अब आप इस चीज को देखिएगा कि निनोदी कुन्हा मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन थे। जब हम आपको मुगल वंश पढ़ा रहे थे, हुमायूं के विषय में हम आपको बता रहे थे, मुगल वंश पढ़ा रहे थे, हुमायूं के विषय में हम आपको बता रहे थे, हुमायूं के विषय में जब हम आपको बता रहे थे, तो आप थोड़ा सा स्मरण कीजिए। जो हुमायूं थे जीवन भर युद्ध लड़ते रहे। हुमायूं का कभी शेरशाह सूरी के साथ युद्ध, कभी बंगाल के शासक के साथ युद्ध, कभी गुजरात के शासक के साथ युद्ध। तो हुमायूं जीवन भर युद्ध लड़ता रहा। तो हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। तो हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह जो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे, इसका फायदा निनोदी कुन्हा ने उठाया। निनोदी कुन्हा ने इसका फायदा उठाया और इसका फायदा उठाते हुए निनोदी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को आश्वासन दिया कि हम आपको मुगलों के खिलाफ मदद करेंगे, लेकिन निनोदी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को भरोसा में लेकर धोखा दिया।
और नीनो दी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर दी धोखे से और बसीन, द्वीप जैसे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। नीनो दी कुन्हा ने बसीन और द्वीप जैसे द्वीप पर नीनो दी कुन्हा ने कब्जा कर लिया। यह सब द्वीप है, बसीन द्वीप है, द्वीप है। द्वीप का मतलब आप समझते होंगे, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसी को द्वीप कहा जाता है। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ हो उसी को द्वीप कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। तो इस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद नीनो दी कुन्हा लुटेरा था, लुटेरा जैसे मराठा, शुरुआती दिनों में लुटेरा थे मराठा, शुरुआती दिनों में लुटेरा थे मराठा। नीनो दी कुन्हा भी एक लुटेरा था। इन्होंने बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करना शुरू किया और इन्होंने बंगाल की खाड़ी में जो लूटपाट करना शुरू किया, इसको लेकर इन्होंने हुगली कहां है पता है? हुगली वेस्ट बंगाल में है। हुगली कहां है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के हुगली को अपने प्रशासन का केंद्र, वेस्ट बंगाल के हुगली को अपना केंद्र बिंदु बनाया और इसको अपना केंद्र बिंदु बनाकर उन्होंने, नीनो दी कुन्हा ने बंगाल के क्षेत्र में लूटपाट किया। नीनो दी कुन्हा के बाद जो अगले पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर बने हैं उसका नाम है गार्सिया द नारनोहा। गार्सिया द नारनोहा। गार्सिया द नारनोहा 1538 में गार्सिया द नारनोहा पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय बने। और जो गार्सिया द नारनोहा था, इनको कुछ नहीं करना था, बस इनसे पहले नीनो दी कुन्हा तक ने जो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार किया था उसको बचाना इसका काम था और उसको इन्होंने बचाने का काम बखूबी निभाया। और 1559 होते होते पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी काफी शक्तिशाली कंपनी बन चुकी थी। 1560 होते होते पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी काफी शक्तिशाली कंपनी बन चुकी थी, बन चुकी थी। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। देखिए, अब कोई भी चीज तो अचानक नहीं हो जाता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना हुई, गवर्नर वायसराय हुए, अलग अलग भारत के क्षेत्रों को जीता, हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित किया और एक शक्तिशाली कंपनी बनने में कई वर्ष लग गए और 1560 होते होते पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी एक शक्तिशाली कंपनी बन गई। पूरा हिंद महासागर उनके अधीन था।
लेकिन 20 वर्षों, ठीक 20 वर्षों बाद 1580 ईस्वी में, ठीक 20 वर्षों बाद 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मानचित्र पर देखेंगे तो पुर्तगाल है, पुर्तगाल के जस्ट बगल में स्पेन है, स्पेन बड़ा सा देश है, तो स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही स्पेन ने पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया तो इसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर पड़ने लगी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि अब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिशा निर्देश स्पेन से मिलने लगा था। पुर्तगाल से नहीं बल्कि स्पेन से मिलने लगा था। और स्पेन कभी नहीं चाह रहा था कि पुर्तगाली हमसे मजबूत हो, पुर्तगाली स्पेन से मजबूत हो, यह कभी नहीं चाहेगा। और धीरे धीरे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर हो गई और पुर्तगालियों का पतन होना शुरू हो गया, और फिर पुर्तगालियों का पतन हो गया। पुर्तगालियों के पतन की अगर हम बात करें तो पुर्तगालियों के पतन के कई सारे कारण थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में पतन हुआ है, उस पतन के कई सारे कारण थे। एक तो पहला कारण था भ्रष्ट प्रशासन। भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन, एकदम बहुत गंदा प्रशासन था। भ्रष्टाचार व्याप्त था। लुटेरा था, लूटने का काम करता था। जो क्या होता था जानते हैं? होता यह था कि पुर्तगाली जो है ना, मौका का फायदा उठाता था, मौका का फायदा उठाता था, मौका का फायदा उठाता था। और मौका का फायदा उठा करके हिंद महासागर में कोई भी अननोन जहाज आया तो उसको लूट लेता था, उसको लूट लेता था। घुसखोरी, भ्रष्टाचार पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त हो चुकी थी। और घुसखोरी और भ्रष्टाचार पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त हो चुकी थी, जिस वजह से पुर्तगाली कंपनी के अधीन जो अधिकारी कर्मचारी थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई थी कि वो लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया था, वो लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। एक ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन का कारण है। दूसरा वैवाहिक नीति, दूसरा वैवाहिक नीति, वैवाहिक नीति। तीसरा धर्म में हस्तक्षेप, धर्म में हस्तक्षेप, तीसरा धर्म में हस्तक्षेप, वैवाहिक नीति, धर्म में हस्तक्षेप। एक तो पुर्तगालियों ने भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह किया, भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करके भारतीयों के साथ संबंध स्थापित किया, ठीक है, लेकिन विवाह करने के बाद देखिए उस समय क्या होता था। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आप अगर दूसरे जाति के पुरुष से विवाह किए, दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह किए, दूसरे जाति के पुरुष दूसरे धर्म के पुरुष से विवाह किए, तो आपका भी धर्म वही हो जाएगा। मतलब भारतीय स्त्री जब पुर्तगाली से विवाह करने लगे तो वह स्वतः ईसाई बनने लगी, महिलाएं स्वतः ईसाई बनने लगी। और जब महिलाएं स्वतः ईसाई बनने लगी तो इससे भारत का ईसाईकरण होने लगा। और जब भारत का ईसाईकरण होने लगा तो भारत के लोगों को यह लगने लगा कि ये जो फिरंगी है, ये जो विदेशी है, ये तो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा है, ये तो भारत का ईसाईकरण कर रहा है। मतलब सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म हिंदू धर्म का विनाश कर रहा है, वहां से लोगों को ईसाई बना रहा है।
तो धर्म में हस्तक्षेप हो गया, धर्म में हस्तक्षेप हो गया, लुटेरा तो था ही, लुटेरा तो था ही। इसके बाद कालांतर में जाकर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1616 में आपको स्वीडिश ईस्ट इंडिया 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। मतलब इसके पतन के कारण में अगला कारण यह है कि कुछ अन्य कंपनियों की स्थापना, कुछ अन्य कंपनियों की स्थापना, कुछ अन्य कंपनियों की स्थापना, कुछ अन्य कंपनियों की स्थापना जैसे ब्रिटिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, यह भी पतन का कारण बना। तो ये तमाम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के पतन के कारण है। अब जब पुर्तगाली का भारत आगमन हुआ तो पुर्तगालियों के आने से भारतीयों को क्या लाभ हुआ? पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारतीयों को क्या लाभ हुआ? मतलब पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान है, पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान है, पुर्तगालियों का भारत में क्या देन है, पुर्तगालियों का भारत में क्या देन है या पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान है। तो पुर्तगालियों के आगमन होने से क्या क्या हुआ, इसको हमें समझना है। देखिए, जब पुर्तगाली लोग भारत आए तो पुर्तगाली लोग जलमार्ग से भारत आए थे, और जब जलमार्ग से भारत आए थे तो जलमार्ग से जब आप कहीं जाइएगा तो जहाज से जाइएगा, और पुर्तगाली लोग भारत जहाज से आए, और जब भारत जहाज से आए तो पुर्तगाली कहीं ना कहीं जहाज उद्योग से परिचित थे, और जब पुर्तगाली जहाज उद्योग से परिचित थे तो पुर्तगालियों के भारत आगमन होने से भारत में जहाज उद्योग का विकास हुआ, जहाज उद्योग का विकास हुआ, यानी जहाज का निर्माण होना शुरू हुआ, जहाज का निर्माण होना शुरू हुआ, जहाज उद्योग का विकास हुआ, जहाज उद्योग का विकास हुआ। अब जहाज उद्योग का विकास हुआ तो जो पानी वाला जहाज है, जो पानी में चलने वाला जहाज है, वो जहाज कहां रुकेगा? रेलगाड़ी तो है नहीं कि स्टेशन पर रुकेगा, एरोप्लेन है नहीं कि हवाई अड्डा पर रुकेगा। जैसे एरोप्लेन हवाई अड्डा पर रुकता है, उतरता है, रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड में रुकता है। तो उसी प्रकार से जहाज के रुकने को लेकर जो है आपको बंदरगाह का विकास हुआ, बंदरगाह का विकास हुआ, बंदरगाह का विकास हुआ, बंदरगाह का विकास हुआ। फिर जब पुर्तगाली भारत से मसाला ले गए, यूरोप के बाजार में बेचे, पुर्तगाली तंबाकू, मक्का, ये सब मध्य अमेरिका से लाया। पुर्तगालियों के आगमन से भारत में तंबाकू का आगमन हुआ, तंबाकू का आगमन हुआ, मक्का का आगमन हुआ, मक्का का आगमन हुआ, आलू का आगमन हुआ, आलू, ये सब जो फसल है, ये तो तंबाकू नशीला पेय पदार्थ हो गया, तंबाकू लोग खाते हैं। तंबाकू पुर्तगालियों की ही देन है, तंबाकू पुर्तगालियों के कारण ही तंबाकू भारत में आ पाया। मक्का, आलू, ये सब पुर्तगालियों के कारण ही ये सब चीज जो है भारत में आ पाया। इसके बाद पुर्तगाली यूरोपीय था, पुर्तगाली यूरोपीय था, तो यूरोप में
भवन का निर्माण, यूरोप में भवन का निर्माण जिस तरीका से होता था उसी तरीका से पुर्तगाली भी भारत में भवन का निर्माण करने लगे। यूरोप में भवन का निर्माण जिस तरीका से होता था पुर्तगाली भी उसी तरीका से भवन का निर्माण करने लगे। और जो यूरोपीय भवन निर्माण की कला थी उसे ही गॉथिक कला शैली कहा जाता है, गॉथिक स्थापत्य कला कहा जाता है। गॉथिक 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 स्थापत्य कला, गॉथिक स्थापत्य कला, गॉथिक स्थापत्य कला। गॉथिक स्थापत्य कला क्या है? यूरोप में भवन निर्माण की कला, यूरोप में भवन का निर्माण जिस शैली के तहत होता था उसी शैली के तहत पुर्तगालियों ने भारत में भी भवन का निर्माण करना शुरू किया। उसी को गॉथिक स्थापत्य कला कहा गया। गॉथिक स्थापत्य कला का विकास भारत में पुर्तगालियों के आगमन से हुआ, भारत में पुर्तगालियों के आगमन से हुआ, भारत में पुर्तगालियों के आगमन से हुआ। इसके बाद किताब, इसके बाद किताब 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 की छपाई, किताब की छपाई होना प्रारंभ हुआ और किताब की छपाई करने हेतु प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया गया। प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। सर्वप्रथम जो भारत में पुस्तक छपी थी उस पुस्तक को छापने का श्रेय पुर्तगाली पादरी को ही जाता है। पुर्तगाली पादरी को जाता है। पुर्तगाली पादरी के द्वारा ही पहली बार भारत में पुस्तक की छपाई की गई थी। तो ये सभी भारत में पुर्तगालियों की देन है, ये सभी जो है भारत में पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगालियों की देन है। इसके बाद आगे हमें समझना है कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था। कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था। इसके बाद जो हमें समझना है वह है आपको कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था। कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था, कार्टज अरमेडा काफिला व्यवस्था। ठीक है, इसको समझना है अब आपको। ठीक है, इसको समझना है। देखिए कार्टज, कार्टज का मतलब होता है परमिट यानी लाइसेंस, लाइसेंस, लाइसेंस। अरमेडा, अरमेडा का मतलब होता है जहाजों का जत्था, जहाजों का जत्था, जत्था। और काफिला, काफिला मतलब, काफिला मतलब एक साथ, जैसे पीएम का काफिला चल रहा है, मतलब प्रधानमंत्री के साथ कई सारे उनके बॉडीगार्ड चल रहे हैं। सीएम का काफिला चल रहा है, मतलब सीएम के साथ कई सारे नेता, कई सारे सैनिक, कई सारे उनके बॉडीगार्ड चल रहे हैं। काफिला का मतलब आप समझ रहे होंगे, काफिला का मतलब आप समझ रहे होंगे। काफिला, काफिला का मतलब उनके साथ बहुत सारे लोगों का चलना, बहुत सारे लोगों का चलना काफिला। तो देखिए आप समझिएगा, यहां पर हमने आपको यह बात क्लियर किया है कि, हमने आपको यह बात क्लियर किया है कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर, पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर पर कब्जा किया, पूरे हिंद महासागर पर कब्जा किया। जब पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर पर कब्जा किया तो हिंद महासागर पर कब्जा करने के बाद पुर्तगालियों ने यह सोचा कि हिंद महासागर पर तो मेरा कब्जा है, कब्जा तुम हम कर लिए हैं, अब यहां से फायदा कैसे उठाएंगे।
तो व्यापारिक लाभ कमाने हेतु पुर्तगालियों ने यह घोषणा किया कि अगर किसी भी देश के किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यापारी को हिंद महासागर में व्यापार करना है तो उसे पुर्तगाली से लाइसेंस लेना होगा, उसे पुर्तगाली से लाइसेंस लेना होगा, उसे पुर्तगाली से लाइसेंस लेना होगा। यानी पुर्तगालियों ने जब हिंद महासागर पर कब्जा कर लिया तो अब पुर्तगाली के अलावा अन्य कोई व्यापारी, अन्य कोई कंपनी अगर हिंद महासागर में व्यापार करना चाहती थी तो उसके लिए पुर्तगाली से परमिट, लाइसेंस या कार्टेज, कार्टेज कहिए, परमिट कहिए, लाइसेंस कहिए, सब एक बात है, कार्टेज लेना पड़ता था, यानी परमिट लेना पड़ता था, यानी लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या? लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, लाइसेंस। और अगर कोई व्यापारी बिना पुर्तगाली के लाइसेंस के, अगर कोई व्यापारी बिना पुर्तगाली के लाइसेंस के, बिना पुर्तगाली के लाइसेंस के हिंद महासागर में अगर आ जाता था तो उसको पुर्तगाली सैनिक लूट लेते थे, उसको पुर्तगाली सैनिक लूट लेते थे, लूट लेते थे। और अगर परमिट लेकर, कार्टेज लेकर, लाइसेंस लेकर हिंद महासागर में कोई व्यापारी व्यापार करता था तो उसे पुर्तगाली सैनिक सुरक्षा देते थे, उसे पुर्तगाली सैनिक सुरक्षा देते थे। अगर हमने पुर्तगाली से कार्टेज, लाइसेंस लेकर हिंद महासागर में व्यापार करने के विषय में सोचा और हिंद महासागर में जब हम व्यापार करने के लिए गए तो हिंद महासागर में जैसे ही मेरा जहाज गया व्यापार करने के लिए तो मेरे आगे पीछे सुरक्षा देने के लिए पुर्तगाली जहाजों का जत्था आगे पीछे हमें सुरक्षा देने का काम करता था, आगे पीछे हमें सुरक्षा देने का काम करता था। इसी को कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था कहा गया, कार्टेज अर्मेडा, कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था कहा गया। तो अब आप समझिएगा, एक बार फिर से इस चीज को हम समझा रहे हैं, एक बार फिर से इस चीज को हम समझा रहे हैं। जत्था का मतलब झुंड, बहुत सारे लोग एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ। चलिए समझिएगा इसको फिर से। कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था, एक तो पहली बात यह है कि इस व्यवस्था का सूत्रपात, इस व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। हिंद महासागर में अगर किसी भी व्यापारी को, किसी भी कंपनी को, किसी को भी व्यापार करना है तो उसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना होता था। अगर कोई लाइसेंस लेकर व्यापार करने हिंद महासागर में आता था तो उसे पुर्तगाली जहाजों का जत्था, पुर्तगाली सैनिक सुरक्षा देते थे, सुरक्षा देते थे आगे पीछे बाएं दाएं, ताकि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्भाग्यजनक घटना ना हो। जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो उनके बॉडीगार्ड आगे पीछे दाएं बाएं रहते हैं ताकि प्रधानमंत्री के साथ कोई दुर्भाग्यजनक घटना ना हो। इसी को कार्टेज अर्मेडा काफिला व्यवस्था कहा गया। अगर कोई व्यापारी बिना लाइसेंस के व्यापार करने के लिए आता था तो उसे जो है पुर्तगाली लूट लिया करते थे, पुर्तगाली लूट लिया करते थे। चलिए, तो आशा करते हैं ये चीज जो है आप समझे होंगे। अब इस प्रकार अगर आप पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को देखेंगे तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका समाप्त हो गया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो है आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई है। इसका मूल देश पुर्तगाल है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
1599 में हुई है, लेकिन 1600 मान करके आपको चलना होगा। इसका मूल देश ब्रिटेन है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई है। इसका मूल देश हॉलैंड है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई है। इसका मूल देश डेनमार्क है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई है। इसका मूल देश फ्रांस है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई है। इसका मूल देश स्वीडन है। इसका मूल देश स्वीडन है। तो इस प्रकार से जो है आपको पेज नंबर 3 तक क्लियर हो गया है। अब पेज नंबर 4 से अगले क्लास में देखेंगे, और पेज नंबर 4 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अब नीचे से जो है कुछ चीज को आप नोट डाउन कीजिएगा, तो और नोट आप अपने सामने रखिएगा। नोट में थोड़ा थोड़ा इरर रह गया है, ठीक है। धीरे धीरे हम उस इरर को सुधार देंगे। इसी चक्कर में रह गए कि जो है यही घटना सब जो हो गया था, हम सुधार नहीं करवा पाए। बहुत कम इरर है, एक आध गो इरर है, तो उसको हम पढ़ाने के दौरान सुधार करवा देंगे। आपको चिंता नहीं करना है, समझ गए। तो और एक बात और समझिएगा, एक लड़का अभी बोला अकबर ने कार्टेज खरीदा था। हां, अकबर ने कार्टेज खरीदा था। और ध्यान दीजिएगा एक चीज, पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित हुआ। शुरुआती दौर में पुर्तगाली और मुगल के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन जब मुगल बादशाह अकबर बने है, देखिए उधर इन्वर्टर का क्या दिक्कत, इन्वर्टर आवाज कर रहा है। देखिए जो आपको पुर्तगाली था, शुरुआती दौर में पुर्तगालियों का मुगलों के साथ अच्छा संबंध नहीं था, लेकिन बाद में जाकर जब मुगल बादशाह अकबर बने तो अकबर के साथ जो है पुर्तगालियों का संबंध स्थापित हुआ। तो मुगलों का पुर्तगालियों के साथ संबंध मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में स्थापित हुआ। अकबर को हिंद महासागर में व्यापार करना है, तो अकबर ने स्वयं कार्टेज खरीदा था। यह बात सत्य है, यह बात सत्य है। और नीचे से कुछ पॉइंट आप लिखिएगा, हम नोट डाउन करवाते हैं। एक तो सबसे पहले नोट को सही कीजिएगा, तो नोट में जो गलती है, नोट में जो गलती है उसको सही कीजिएगा। तो थोड़ा सा नोट में जो गलती है उसको सही कीजिएगा, थोड़ा सा नोट में जो गलती है उसको सही कीजिएगा। थोड़ा बहुत इरर एक आध को कहीं कहीं रह गया है। नूनो द कुन्हा में पहला लाइन, नूनो द कुन्हा में पहला लाइन, पहला लाइन 1529 में इसको भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क के पश्चात सबसे प्रभावशाली गवर्नर साबित हुआ था। इसने 1530 में पुर्तगाली कार्य का केंद्र कोचीन, कोचीन देखिए यहां पर लिखा हुआ है के और चीन, के अलग लिखा हुआ है और चीन अलग लिखा हुआ है। के और चीन को हटा करके वहां पर कर लेना है कोचीन। टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक है, ये समझ गए, टाइपिंग मिस्टेक है। शिखा सिंह जी, अकबर समुद्र से अवगत नहीं था, लेकिन हम यह भी बात बताए थे कि गुजरात अभियान के बाद अकबर स्वयं से जो है, गुजरात अभियान के दौरान अकबर समुद्र से अवगत हुआ था। गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र को पहली बार देखा था। गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने समुद्र को पहली बार देखा था। गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान जो अकबर ने 1572-73 ईस्वी में किया था, उसके बाद अकबर ने समुद्र को पहली बार देखा, समझ गए। तो बाद में समुद्र से अवगत हुए थे, ठीक है। केचीन के जगह कोचीन कर लिए, केचीन के जगह कोचीन कर लिए। हम क्या बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं? हाँ, आराध्या जी सही कर लिए हैं, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद पुर्तगालियों के पतन के कारण में जो है ना, 2 पॉइंट और जोड़िए, तो टोटल 5 पॉइंट है, उसमें 2 पॉइंट और जोड़ लीजिए, उसमें 2 पॉइंट और जोड़ लीजिए, उसमें 2 पॉइंट जो है और आप जोड़ लीजिए। पुर्तगालियों के पतन के कारण में 2 पॉइंट और जोड़ लीजिए। एक में लिखिएगा भारतीयों का ईसाईकरण करना, भारतीयों का ईसाईकरण करना, भारतीयों का ईसाईकरण करना। एक में लिखिएगा भारतीयों का ईसाईकरण करना, भारतीयों का ईसाईकरण करना। और 2 में लिखिएगा
दो में लिखिएगा आप, दो में लिखिएगा आप क्या, तो दो में आप लिखिएगा लूटपाट की नीति अपनाना। दो में लिखिएगा लूटपाट की नीति अपनाना, लूटपाट की नीति अपनाना। नहीं ऋतुराज जी चीन को नहीं, कोचीन उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, लूटपाट की नीति अपनाना। एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट लिखिएगा, एक और पॉइंट, इसको जो है नोट देकर के लिखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने, बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने, पुर्तगाली के कॉस्ट में नूनो दी कुन्हा, नूनो दी कुन्हा, नूनो दी कुन्हा, नूनो दी कुन्हा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने, पुर्तगाली के कॉस्ट में नूनो दी कुन्हा ने हुगली को अपना अड्डा बनाया, पुर्तगाली ने हुगली को अपना अड्डा बनाया, पुर्तगाली ने हुगली को अपना अड्डा बनाया, हुगली को अपना अड्डा बनाया, हुगली को अपना अड्डा बनाया, हुगली को अपना अड्डा बनाया। एक लाइन और लिखिएगा, मुगलों के साथ पुर्तगालियों का संबंध, मुगलों के साथ पुर्तगालियों का संबंध, मुगलों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ, मुगलों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ, मुगलों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के साथ स्थापित हुआ, मुगलों के साथ पुर्तगालियों का संबंध अकबर के समय स्थापित हुआ। अकबर ने भी पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा था, अकबर ने भी पुर्तगालियों से भी कार्टेज खरीदा था। हां साक्षी आनंद जी, हुगली से पुर्तगाली को शाहजहां भगाया था, हां भगाया था, यह भी बात सत्य है, ठीक है, हां भगाया था, भगाया था, ठीक है। चलिए एक और पॉइंट लिखिएगा, 1961 ईस्वी में जब अंतिम रूप से, 1961 ईस्वी में जब अंतिम रूप से पुर्तगाली, 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 1961 ईस्वी में जब अंतिम रूप से पुर्तगाली भारत से बाहर जा रहे थे, 1961 ईस्वी में जब अंतिम रूप से पुर्तगाली भारत से बाहर जा रहे थे, भारत से बाहर जा रहे थे, तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे, तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे, तो उस समय पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे, एंटोनियो सिल्वा थे, उस समय पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे, उस समय पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो सिल्वा थे, एंटोनियो सिल्वा थे, एंटोनियो सिल्वा थे, एंटोनियो सिल्वा थे, एंटोनियो सिल्वा थे। हसन राजा अकबर से, फिर से कहां से, कौन सा लाइन आपका छूटा है, बोलिए ना फिर से, हम तो इतना स्लो लिखाते हैं हो, कोई दोस्त इनका मदद कर दीजिए हसन रजा का, अब हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए हम लाइन लिखाए हैं, अब आप क्या पूछ रहे हैं हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा सही कीजिएगा तो नोट में कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्रमशः दिया हुआ है। कंपनियों की स्थापना, भारत आगमन, मूल देश, मूल देश में आकर के सही कीजिएगा आप। 4 नंबर में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश लिखा हुआ है, डेनिश के जगह डेनमार्क काट करके लिखिए, डेनिश के जगह काट करके डेनमार्क लिखिए, डेनिश के जगह काट करके डेनमार्क लिखिए। बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा, हाँ हमको भी लग रहा है।
1961 से पहले वाला लाइन, अब क्या बोले थे हम खुदे भूल गए। एंटोनियो सिल्वा, एंटोनियो सिल्वा। तो सही नोट में सही करवा रहे हैं, नोट में सही कीजिएगा। कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, कंपनी की स्थापनाकरण, भारत आगमन, मूल देश। मूल देश में 4 नंबर में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मूल देश में डेनिश लिखा हुआ है, उसको डेनमार्क कीजिए, डेनमार्क कीजिए, डेनमार्क कीजिए। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, यहां पर जो है आपको जो भी लिखा हुआ होगा उसको काट करके, स्वीडिश लिखा हुआ है इसको काट करके फ्रांस कीजिए, इसको काट करके फ्रांस कीजिए, इसको काट करके फ्रांस कीजिए, काट करके फ्रांस कीजिए, काट करके फ्रांस कीजिए। ठीक है, और नीचे से एक लाइन और लिख लीजिएगा, स्वीडन के भीतर, नीचे से एक लाइन और लिख लीजिएगा, स्वीडन के भीतर, स्वीडन के भीतर, स्वीडन के भीतर, स्वीडन के भीतर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, स्वीडन के भीतर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई है। स्वीडन के भीतर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई है, 1731 ईस्वी में हुई है। स्वीडन के भीतर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई है, 1498 में हुई है, 1498 में। और हाँ 1948 कर दिया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, 1498 कर लीजिएगा, हाँ 1 नंबर में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1948 कर दिया है, 1948 को काट करके 1498 है। भगवान, टाइपिंग वाला भी पगला गया है, यानी वर्ड इधर उधर हो गया है थोड़ा सा। विष्णु कुमार जी जन्म से कोलंबस इटली का था, जन्म से कोलंबस इटली का था, और स्पेन के राजा के संरक्षण में वह अमेरिका पहुंच गया था। जन्म से कोलंबस इटली का था, जन्म से कोलंबस इटली का था। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार आज का क्लास जो है आपका संपन्न हुआ। आशा करते हैं चीजों को आप समझे होंगे। बहुत एरर नहीं है, हम स्वयं इसको जो है सही नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कुछ घटना घटित हो गया था, तो हम सोचे कि नोट दे करके जो है क्लास में सही करवा देंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है, ठीक है। अब बाहरी हमको नोट बेचना थोड़े काम है, हमको तो आपको देना काम है। नोट में एक आध जगह बहुत एरर कहां है, एक आध गो एरर को आप लोग बहुत एरर बता देते हैं, ठीक है। एक आध गो पॉइंट कोचीन के जगह केचीन कर दिया है, 1498 की जगह 1948, वर्ड मिस्टेक हो गया है, समझ गए। तो ये बहुत बड़ा एरर थोड़े है जी, ठीक है। क्लास कीजिएगा तो ये कोई एरर नहीं है। आप लोग अजीब स्थिति बनाए हुए हैं, क्या कमेंट करते हैं आप, बहुत एरर है। हम स्वयं इसको करेक्शन नहीं करवा पाए हैं। दूसरा तीसरा नंबर चैप्टर से ऐसा नहीं होगा, एक चैप्टर हम स्वयं ही एरर नहीं करवा पाए हैं, समझ गए। तो आप लोगों को बड़ी अजीबोगरीब हाल है जी, कैसे बोलते हैं कि बहुत एरर है। एक आध गो कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा छूट गया है। होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क जो है ना आप लोग का यही है, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी जो कि खत्म है, इस सबको कल हम होमवर्क की बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास में तो हम सब चीज सुधरवा देते ही हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे जो है आप लोग नोट पढ़ लीजिएगा, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, समझ गए। तो कल जो है होमवर्क के विषय में कल बात करेंगे। अब टाइम भी मेरा हो गया है, बिट्टू सर का क्लास होगा 12:30 बजे से, आपको बिट्टू सर का क्लास होगा। फिर से आप लोग जुड़िए बिट्टू सर के क्लास में। बायोलॉजी खत्म हो जाएगा आज और कल में, बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। और बिट्टू सर कल, आज भी हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, कल भी एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। एक्स्ट्रा क्लास लेकर के जो है बिट्टू सर बायोलॉजी खत्म कर देंगे आज और कल में, 2 दिन में। तो आपका होमवर्क यही है, जब तक ऑफलाइन क्लास नहीं खुलता है 30 जनवरी तक, पूरे बायोलॉजी को रट जाइए, इधर से उधर कर जाइए। बायोलॉजी जितना बार रिवीजन करना है कर लीजिए, यही आपका होमवर्क है। और क्लास खुलते ही सबसे पहले बायोलॉजी का टेस्ट होगा। बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला था लेकिन टेस्ट हुआ था नहीं,
तो बायोलॉजी का टेस्ट होगा क्लास खुलते ही। धन्यवाद सभी लोगों का। फिर अब बिट्टू सर आ गए हैं तो थोड़ा देर बाद बिट्टू सर से मिलिए।